नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। अब बस 2 दिन बाद 7वें चरण का मतदान होना है और कल शाम चुनाव प्रचार पर भी ब्रेक लग जाएगा और इसीलिए नेता चुनावी मैदान में उतरकर आखिरी हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम छोटे और बड़े दलों के नेता जनता के बीच पहुंचकर लोकसभा चुनाव के आखिरी रण को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन जनता इस बार नेताओं के सामने अपने पत्ते नहीं खोल रही। जिस तरह से नेता बयानबाजी कर वोटर्स को कंफ्यूज कर रहे हैं, वोटर उतना ही तैयारियां कर रहे हैं और उसी तैयारी से ईवीएम का बटन दबा रहे हैं। यानी इस बार लोकसभा का चुनाव किसके फेवर में है, इसका खुलासा सिर्फ और सिर्फ मतगणना वाले दिन ही होगा। लेकिन उससे पहले नेता अपनी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दमखम दिखाया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में जनसभा कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने सीएम ममता पर जनता को विकास से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को केंद्र की योजनाओं से दूर रखा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा की धरती पर कदम रखा। यहां पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेडी ने 25 साल के राज पर फुल स्टॉप लगाना तय है। ओडिशा की जनता को ओडिशा का मुख्यमंत्री चाहिए और 10 जून को बीजेपी यहां की जनता को ओडिया सीएम देगी। इस दौरान उन्होंने नवीन पटनायक की तबीयत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत अचानक खराब होने के पीछे कोई साजिश हो सकती है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसकी जांच की जाएगी। ओडिशा के मयूरभंज में जनसभा संबोधित करते हुए मोदी ने बीजेडी पर चुन चुन कर सियासी बाण छोड़े। पीएम मोदी ने कहा कि जनता के साथ लूट करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। ओडिशा कह रहा है, आज पूरा ओडिशा कह रहा है, ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया हेबे। ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिया हेबे। ओडिशा कह रहा है, द्विथर पदम द्विगुण विकास। ओडिशा के कोने कोने में एक ही बात सुनाई दे रही है, ओडिशा लोको चाहती, ओडिशा लोको चाहती मोदी गारंटी। 25 साल भरोसा किया, लेकिन बीजेडी ने हर कदम पर आपके भरोसे को तोड़ा है। यही बीजेडी सरकार आदिवासी बंधुओं की जमीन हड़पने के लिए ही कानून लेकर के आई थी। भाजपा के दबाव में उसे वो कानून वापस लेना पड़ा। अब इस बार इन्हें मौका मिला तो ये आदिवासियों की जमीन हड़प का उसका अवसर छोड़ेंगे नहीं। लोग कह रहे हैं कि उड़ीसा का लूटा हुआ पैसा विदेशों तक जा रहा है। लूट का माल ये कहीं भी छिपा ले, मोदी पाई पाई निकालेगा। ये मोदी की गारंटी है। जिसने जनता को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। और ये मोदी की गारंटी है। और लूटने वाले
जिंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे, जेल की रोटी खा करके गुजारा करेंगे। मैं मेरे उड़ीसा वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि बीजेडी सरकार जो छुपा रही है उसका खुलासा ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद हम करेंगे। आजकल नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना पूरा। इस बीच पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के दानापुर से पीएम मोदी पर जनता को मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। मीसा भारती ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए वो मुद्दों की बात नहीं करते। बेरोजगारी और महंगाई पर बात ना करके वो विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। जो डर जाता है वो बीजेपी में जाता है और जो नहीं डरता वो जेल जाता है। इस देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और मुद्दों की बात नहीं करते हैं। इस देश का मुद्दा क्या है? इस देश का मुद्दा बेरोजगारी है और महंगाई है। इस पे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात करते हैं? प्रधानमंत्री का एक पसंदीदा सब्जेक्ट है विपक्ष के नेताओं को डराना, धमकाना, अपने दल में शामिल करना और जो उनके दल में शामिल नहीं होते हैं उनको जेल भेजना। प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी को भी जेल भेज सकते हैं, लेकिन उस जेल भेजने से देश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। ये मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं, बार बार इधर उधर की क्यों बात करते हैं? जो मुद्दे हैं उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? ये बेरोजगारी, महंगाई पे क्यों नहीं बात करते हैं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 10 साल तो बीत गए डबल इंजन की सरकार में। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा। इस चरण में अपनी जीत पक्की करने के लिए उम्मीदवारों ने दिन रात एक की है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और गाजीपुर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने महाराजगंज से इसकी शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस के नेता झूठ बोलने में माहिर हैं। महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि छठे और 7वें चरण के मतदान के बाद एनडीए 400 पार का आंकड़ा पार कर जाएगा। राहुल बाबा 40 सीट भी पार नहीं कर रहे हैं और अखिलेश जी 4 के अंदर रहने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि 4 जून को काउंटिंग है। 4 जून की दोपहर को राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम को खराब बताएंगे और अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2 खेमे बने हैं, एक और नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा और अखिलेश 2 शहजादे हैं। ये दोनों के बीच में
सोनभद्र वालों ने तय करना है कि इस देश की कमान किसको सौंपनी है। एक और इस सपा कांग्रेस जिन्होंने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले किए, और दूसरी ओर भाजपा और अपना दल है जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, पर इन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं लगा है। भाइयों बहनों, 25 पैसे का। ये 12 लाख करोड़ देश के गरीब, आदिवासी, पिछड़ा समाज, दलित के डकार कर कर ये चुनाव लड़ने निकले हैं। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। इस देश में आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। मोदी जी आए, पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आदिवासियों पर 1989 में, 1989 में गोली चली थी या नहीं चली थी सोनभद्र में? जरा जोर से बोलो, चलाई थी या नहीं चलाई थी? सीमेंट फैक्ट्री के विरोध के लिए गोली चलाने का काम इस समाजवादी पार्टी ने किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी भाइयों बहनों के घर में अनेक सुविधाएं भेजने का काम किया, अनेक सुविधाएं भेजने का काम। वन अधिकार पट्टा कभी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। भाजपा की सरकार ने काम शुरू किया है, और मैं वादा कर कर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, अगले चुनाव के पहले सबको वन अधिकार पट्टा अपने घर पर मिल जाएगा। भाइयों बहनों, मिल जाएगा। देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। और 24 के सिंहासन में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूरी लय में नजर आ रहे हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं कर वोट मांग रहे हैं, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के काराकाट में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। काराकाट में चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी की लालटेन में अब पहले वाली बात नहीं है, उसका तेल खत्म हो गया है। आजकल जिस तरह से आरजेडी के नेता बयान देते हैं, उससे लगता है कि अब लालटेन बुझने वाली है। वहीं कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 10 साल बाद देश का बच्चा भी कांग्रेस को नहीं पहचान पाएगा। कांग्रेस भारतीय राजनीति से ऐसे लुप्त हो जाएगी जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गया। पर कौड़ा पर जब बैठ जाई हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करी है, देश विदेश तक का राजनीति की बात करी है लोग। ये हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत जागरूक हैं लोग। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में एक आरजेडी पार्टी, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है।
लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी देगा? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है और आई घरे में देखले हुआ तो हम लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगा तो बत्तियां भभकैले नहीं लगे। पुरान लोग जब बैठे लोग मालूम हुई लालटेन नया लड़का न जानत हुई है। जब भभके लगा तो मान ला कि लालटेन अब बुझाए वाली है और एक तेल खत्म है। यह हाल आरजेडी के लालटेन का ही है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले कि 10 साल के बाद आपके घर को कोई बच्चा हो या आप पूछबा कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस? जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। बहनों भाइयों, भारत को दुनिया में जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी, भारत का कद जितना बड़ा होना चाहिए था दुनिया में, 52 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी भारत का कद उतना ऊंचा नहीं हो पाया। आप यहां के लोग जो विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा 10 साल पहले भारत के बारे में दुनिया के देशों में क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत यह तो कमजोर भारत है, गरीब भारत है। क्या हम इसकी बात सुने? बहनों भाइयों, हालात बदल गए हैं। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। सीधा ले चलते हैं कलकत्ता, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। देखिए, बंगाल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर रोड शो कर रहे हैं। सभी से अभिवादन। देखिए, हर कोई यहां पर पहुंचा हुआ है। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ये रोड शो जो है वो आगे बढ़ते हुए। भारतीय जनता पार्टी को इस बार बंगाल में बहुत ज्यादा उम्मीदें। दो 2019 में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उन सीट से ज्यादा ही सीट्स लेकर इस बार आए। हालांकि इसको लेकर कई लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि बीजेपी इस बार काफी हद तक अच्छा करने वाली है बंगाल में। फिलहाल ये रोड शो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे यहां लगाए जा रहे हैं। एक तारीख को देखिए चुनाव होना है और ऐसे में हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में देखिए महिलाएं आगे चलती हुई, नारी शक्ति। और बंगाल वो राज्य जहां पर राज्य का नेतृत्व करने वाली मुख्यमंत्री भी एक महिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये रोड शो। आसपास मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इन दिनों अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र हर किसी की जुबान पर है। बीजेपी नेता राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर लगातार निशाना साध रहे हैं। जनसभाएं कर बीजेपी नेता बता रहे हैं कि विपक्ष राम विरोधी है और इस बार का चुनाव राम भक्त और राम विरोधियों के बीच है। इस पर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम की बातें करने से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य लाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी दूर करने के लिए काम करना होगा। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। 40 में से 39 सांसद दिया इनको। गुजरात से भी ज्यादा सांसद दिया 10 सालों में। लेकिन बिहार को ठेंगा मिलेगा और गुजरात को सब कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी इन लोगों को। हमारे घर में राम है, हमारे घर में मंदिर है, लेकिन राम राज्य के लिए बेहतर बेरोजगारी को दूर करना है, महंगाई को दूर करना है, गरीबी दूर करनी है। और राम का नाम लेने से नहीं चलेगा, राम के आदर्शों पर चलने का काम करना पड़ेगा। वहीं छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस किस के बीच अहम मुकाबला होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का हम जिक्र कर ही रहे हैं। और देखिए सबसे अहम चीज है कि 1 तारीख को 7वें चरण का चुनाव होना है और ऐसे में छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब 7वें चरण का चुनाव होना है। ये वो कैंडिडेट्स रहे हैं जिनके बीच चुनाव हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव अब होना है। इस बीच आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पटना से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। युवाओं को नौकरी देने का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के नौजवानों को नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार में यूपी के युवाओं को नौकरी दी। साथ ही उन्होंने सीएम योगी के राम राज्य वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम योगी यूपी में राम राज नहीं ला पाए, लेकिन उन्होंने बुलडोजर राज कायम कर दिया। अपने नौजवानों को यूपी में तो नौकरी दे ही नहीं पाए, बेरोजगार कर दिए। और राम भक्त योगी जी से पूछकर कोई बनेंगे? ये पूरा देश राम भक्त है, लेकिन योगी जी जिस काम के लिए सरकार में आए हैं, जनता ने वोट दिया, वो काम क्या किए ये न बताएं। तेजस्वी यादव जी ने तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी बिहार में नौकरी दिया, तो वहाँ तो राम राज ला नहीं सके, बुलडोजर राज कायम कर दिया। अब वो यूपी की जनता का विश्वास खो रहे हैं, तो बिहार में आकर के सियासत चमका रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं लोगों के बीच में। ये बिहार है, उनको याद रख लेना चाहिए। झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो, हम सत्ता में आ जाएंगे, बीजेपी वाले देखते रहियो। अपने नौजवानों को यूपी अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे विपक्ष को चिराग पासवान ने आड़े हाथों लिया।
एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मटन पार्टी करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री की योजनाएं समझ नहीं आएंगी। इन लोगों को इस बात की चिंता ज्यादा है कि कौन किसको मटन खिलाएगा और 4 जून को मतगणना होने के बाद ये एक दूसरे को ऐसी ही मटन पार्टी दे रहे होंगे। नहीं ना, इन योजनाओं को किस तरीके से देश के युवाओं को सशक्त करने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। जिन लोगों से मटन पार्टी की चिंता है, जो बिहार में आते हैं और बिहारियों की बात कम और कौन किसको कब मटन खिलाएगा इस बात की चिंता करेंगे, तो उन लोगों की समझ में ये योजनाएं आएंगी नहीं। 4 के बाद आप देखिएगा ये लोग ऐसे ही सिर्फ एक दूसरे को मटन पार्टी दे रहे होंगे। उधर झारखंड के साहिबगंज में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस ने 55 साल पहले सिर्फ देश को लूटने का काम किया और इसीलिए कांग्रेस आज विलुप्त होती जा रही है। अगर कांग्रेस नेताओं ने अच्छे काम किए होते तो आज कांग्रेस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के कार्य को भी गिनाया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए काम किया, गैस सिलेंडर्स दिए, लेकिन कांग्रेस को कुछ नहीं दिखाई देता। अब पता नहीं उनको कौन सा चश्मा चाहिए। 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने गरीबों के लिए ही काम किया है। आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना है, शौचालय करोड़ों में बना है, गैस का सिलेंडर मिला है, 45 करोड़ से ज़्यादा बैंक में खाता खुले हैं। ये सब उनको नहीं दिखता है क्या? उन्होंने 55 साल में खाली देश को लूटने का काम किया और आज वो किस स्थान पर हैं? अच्छा काम किए होते तो आज अच्छे स्थान पर होते, लेकिन आज वो विलुप्त प्रजाति में हो रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। सुंदरनगर के जवाहर पार्क में न्याय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी विकास पर चर्चा न कर हिंदू मुसलमान कर सत्ता हथियाने में लगी है। बीजेपी का मानना है कि हिंदू मुसलमान कर सत्ता में आ जाओ और काम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 जून को देश में जनता के सहयोग से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। सरकार बनते ही कांग्रेस की जो गारंटी है उन्हें फौरन लागू किया जाएगा। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी हिम्मत करें और जनता को बताएं कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। वो एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ें और साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि हिम्मत है तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की मुसीबतों, महिलाओं पर अत्याचार पर चुनाव लड़ें, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सब करें। जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद जीएसटी लाए, और आप खुद जानते हैं कि ये जो पर्यटन का भी आपका काम है वो जीएसटी से कितना इसका नुकसान हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है। इसी तरह से पूरे देश भर में इनकी नीतियां यही रही हैं कि जो छोटे कारोबार हैं, जो मध्यम वर्ग के कारोबार हैं, उनको ये कमजोर कर रहे हैं और बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत कर रहे हैं। और सारी देश की संपत्ति आस्ते आस्ते इनके गिने चुने खरबपति मित्रों को दी जा रही है। आज देश के कोयले, देश के खदान का कोयला, देश का खदान के सारे खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, सारे के सारे इनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है? देश का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि खरबपति जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही ऐसे बड़े संस्थान थे, सरकारी कारखाने थे जिससे जनता को रोजगार मिलता था, और इनको कमजोर करके जनता को कमजोर किया। इसी तरह अगर आप इनकी नीतियां देखें तो आज जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं,
लगभग पूरे के पूरे किसके हैं? पूरे हिमाचल में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज आज बड़े खरबपति अडानी जी के हैं। जब अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज दिए गए, ये हुआ कि आज अडानी जी तय करेंगे कि आपके सेब का दाम क्या है, कोल्ड स्टोरेज से कब निकलेंगे, कब बेचे जाएंगे, कितने दाम पर बेचे जाएंगे। आपसे ए बी सी कैटेगरी के सेब बना दिए और अलग अलग कैटेगरी से वो खरीदेंगे और कभी ए को बी में डाल देंगे, कभी बी को सी में डाल देंगे ताकि आपको कम पैसे मिले। वही तय करेंगे कि कितने का खरीदेंगे आपसे और कितने का आगे बेचेंगे। उधर प्रियंका गांधी के धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में धर्म के आधार पर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण खुद दे रही है और बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी धर्म के नाम पर देश को बांटती है। देश की जनता सब जानती है। धर्म के आधार पर कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, हिंदुओं की नौकरी छीन रहे हैं, हिंदुओं के पिछड़े को नौकरी छीन रहे हैं और इनके समर्थन में लालू जी खड़े हैं और धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसको मूर्ख बनाते हैं? नेहरू की गलतियों का अब तक झेल रहा है। मेरे जानकारी में है लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जिसे नेहरू ने संसद में कहा था वो कंकड़ पत्थर था, लोहिया ने कड़ा जवाब दिया था। चाहे 71 में श्रीमती गांधी को जो तोहफा हम दे रहे हैं, उस तोहफा के नाम पर अगर हम पीओके को ले लेते तो आज भारत को ये परेशानी नहीं होती। नेहरू ने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया है, नेहरू खानदान जो आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन लोगों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। धर्म के आधार पर कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, हिंदुओं की नौकरी छीन रहे हैं, हिंदुओं के पिछड़े को नौकरी छीन रहे हैं और इनके समर्थन में लालू जी खड़े हैं और धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसको मूर्ख बनाते? देश में लोकसभा चुनाव को लेकर पारा हाई है। नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी चल रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में पानी पर सियासत हो रही है। इन दिनों दिल्ली में गहराया पानी का संकट सियासत का केंद्र बन गया है। बीजेपी नेता पानी संकट को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अप्रैल में ही पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है, तो फिर दिल्ली सरकार ने इसके इंतजाम क्यों नहीं किए। हरियाणा राज्य से पानी नहीं देने के आरोप पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने वहां से पानी क्यों नहीं लिया। पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, आप वहाँ से पानी ले सकते थे। हरियाणा पे तो आप दोष डालते हो। हिमाचल में आपके गठबंधन की सरकार है, वहाँ से पानी ले सकते थे। दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिले, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? एक लाइन नहीं बता सकते आप। दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकी जाए, इसके लिए हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने का काम आपका था। जो टैंकर माफिया जिसको आप सर पे चढ़ा के नाच रहे हो, उस पर कंट्रोल करने का काम आपका था। आज पूरे दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसके लिए अगर जिम्मेदार हैं तो कोई आप हैं। और मैं आज भी कहता हूँ, दिल्ली को पानी देना, दिल्ली को बिजली देना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ कोरे वादे किए। पंजाब में तो आपकी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गाजीपुर के मिश्र बाजार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ मौजूद थी। अमित शाह ने आज पहली बार गाजीपुर में रोड शो किया। अमित शाह पर रोड शो के दौरान छत और घर से पुष्प वर्षा की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अमित शाह का स्वागत किया।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रोड शो किया। रोड शो को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। योगी आदित्यनाथ के इस रोड शो में जनता का भरपूर समर्थन मिला। लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर खचाखच नजर आई। 4 किलोमीटर के इस रोड शो में चुनावी गाड़ी पर सवार होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों का अभिवादन किया। गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन के समर्थन में इस रैली का आयोजन किया गया था। देश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव होना बाकी है और इसके लिए सभी राजनीतिक दल हर संभव रैलियां कर रोड शो करने में जुटे हैं। बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नीमापाड़ा रोड शो किया, जहां बता दें कि बीजेडी ओडिशा में अकेले चुनाव लड़ रही है और ओडिशा के 15 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और बीजेडी में आमने सामने टक्कर है। If he was so concerned about my health, and he has stated publicly before that I'm a good friend of his, all he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. I understand there are a number of people of the Bharatiya Janata Party from Odisha and Delhi who have been spreading this rumor about my health for the last 10 years. Let me assure the Prime Minister that I am in perfect health and I have been campaigning in our state for the last month. Instead of concerning himself about such rumors, he should concentrate on the revision of coal royalty for our state and also our demand for special category status, which we have been making for years. This will benefit the people of Odisha. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों के समर्थन में दमखम और कोलकाता में रोड शो की। ममता बनर्जी इन रोड शो में एक दिन में करीब 9 किलोमीटर पैदल चली। पहले रोड शो में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बिराती बनिक मोड़ से जेसोर रोड पर हवाई अड्डे के गेट नंबर 2 तक करीब 4 किलोमीटर पैदल चली। दमखम लोकसभा क्षेत्र में रोड शो टीएमसी के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार सौगत रॉय के समर्थन में आयोजित किया था, जो इस सीट से लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में है। जबकि दूसरे रोड शो में सीएम ममता बनर्जी एंटली मार्केट से दक्षिण कोलकाता में बालीगंज फारिक तक करीब 5 किलोमीटर पैदल चली। इस तरह से बनर्जी एक ही दिनों में 9 किलोमीटर पैदल चली। ये रोड शो कोलकाता दक्षिण से टीएमसी उम्मीदवार माला रॉय के समर्थन में, जो निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी बार चुनावी मैदान में है। इस बीच पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में सीएम भगवंत मान ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि 2022 से अब तक प्रदेश में बदलाव हुआ। इसके साथ ही अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब के सीएम को इस तरह हटाना अमित शाह के बस की बात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि सत्ता में आने के बाद वो भगवंत मान को सीएम पद से हटा देंगे। इसके बाद बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने भी रैली कर अमित शाह पर हमला बोला था। तब्दीली का संकेत है। 2022 में मैंने ऐसा देखा था और 2022 में ऐसा हो गया और 2024 में 13 की 13 सीट पंजाब की जो है वो आम आदमी पार्टी को आ रही है और आम आदमी पार्टी देश में बहुत बड़ा राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर के आ रही है। बीजेपी कांग्रेस यहाँ है नहीं, वो पास्ट हो गया। लोग आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। बिजली फ्री है, खेतों की बिजली फ्री है, आती है 24 घंटे आती है, नौकरियां मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, आम आदमी क्लिनिक बन रहे हैं। और लोगों को क्या चाहिए? 4 तारीख को अमित शाह आ रहा है, इस बात की गारंटी है। वो 92 MLA का चुनी हुई सरकार को कैसे तोड़ देगा? वो
ये धमकी देके जा रहे हैं पंजाबियों को। पंजाबी धमकी बर्दाश्त नहीं करते, बाकी इनसे पूछ लीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।